ठीक है जी। तो मैं ऑडिबल हूँ और विजिबल भी हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। आज का ऐसा शेड्यूल में तो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस लिखा है, लेकिन बताओ क्या डिस्कस करना है, थ्योरी या क्वेश्चन? तो जो आपका आरबीआई वाला वो था, ये सिलेबस ये था ना। तो इसमें जो है स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस ये वाला पार्ट है मेनली ना। क्या थ्योरी बताऊं या क्वेश्चंस कराऊं, क्या कहते हो? या क्या थ्योरी रिवाइज कराना है या क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं? या आप लोगों के पास क्वेश्चंस है, अगर आप लोगों ने सॉल्व किए हैं तो क्या करवाएं, क्वेश्चंस करवा दें? अच्छा। हाँ, एक्चुअली क्लास 9:30 से है ना, मतलब था लेकिन थोड़ा डिले हो गया है, तो अभी ठीक है, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी लोग बताओ, है ना। सो आई थिंक यू आर फैमिलियर विद दिस कॉन्सेप्ट: स्टिमेशन, अनबायसनेस, सफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी, इफिशिएंसी, फैक्टराइजेशन थ्योरम, कंप्लीट स्टैटिस्टिक, मिनिमम वेरिएंस अनबायस एस्टिमेटर, है ना, एमबीयूई, राव ब्लैक बेल, लेमान सफी थ्योरम, देयर एप्लीकेशन, क्रैमर राव इनइक्वालिटी, मेथड ऑफ मोमेंट, मेथड ऑफ एमएलई, है ना, मेथड ऑफ मोमेंट ना, मतलब एमएमई, एमएलई, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, मेथड ऑफ मिनिमम काई स्क्वायर, बेसिक आइडिया ऑफ वेज एस्टिमेटर, principles of test of significance, type 1 error, type 2 error, then critical reason, level of significance, size, p value, its interpretation, power, best critical reason, most powerful test, uniformly most powerful test, Neyman Pearson theory of testing of hypothesis, likelihood ratio test, test of goodness of fit, है ना, ये सब है। वैसे एक लोगों का ही रिस्पॉन्स आया था, बाकी लोग चाहते कुछ भी करा दो, ठीक है, मैं क्वेश्चन से करा देता हूँ देन। जैसा कहोगे वैसा होगा, है ना। ये अच्छा, नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक थ्योरी, वन लाइन में एक्सप्लेन कर दें, ओके। देन क्वेश्चन तो क्योंकि क्लास देखो 1.5 आवर की है, तो उसमें सब कुछ तो नहीं हो पाएगा, बट हाँ, ये जो है आपके पास नॉन पैरामेट्रिक में क्या है, कोलमोग्रोव, स्मिनो टेस्ट, साइन टेस्ट, विल्कॉक्सन साइन, देखो मेनली ये सब जो है ना, ये मतलब लाइक प्रैक्टिस टाइप के क्वेश्चंस है, जब क्वेश्चंस करोगे तो बेटर समझ आएगा। मतलब ये सबके अलग अलग टेक्निक्स हैं, नॉन पैरामेट्रिक में स्पेशली क्या है कि हर टेस्ट का अपना टेस्ट स्टैटिस्टिक है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो बेटर रहेगा। बट फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार चीज़ें। सो तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो मैं ऐसे ही मतलब लिखने ऐसे ही मैं बता देता हूँ जस्ट, है ना, यू कैन गो थ्रू, किताब में सब कुछ है। सो एक बार ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एस्टिमेशन में क्या है कि मेनली, है ना, जब आपके पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इन्वॉल्व सम अननोन पैरामीटर, ना, जो पैरामीट्रिक एस्टिमेशन में क्या होता है कि यू हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें पैरामीटर है, पैरामीटर अननोन है, लाइक यू टेक अ सैंपल फ्रॉम, मान लो नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, so mu and sigma square are parameter, so parameter unknown है, so you want to estimate parameter, तो आप कहाँ से एस्टिमेट करोगे, तो जो आपने रैंडम सैंपल लिया उसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू आपके पास होगी, एंड बेस्ड ऑन दैट ऑब्जर्व्ड वैल्यू आप पैरामीटर को एस्टिमेट करना चाहोगे ना। तो फिर एस्टिमेशन, है ना, जैसे एस्टिमेटर निकालने के तरीके हैं कि जैसे लाइक जैसे एम एल यहाँ पे है ना, मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर, तो इसमें क्या होता है कि लाइक सैंपल मोमेंट इज इक्वल टू पॉपुलेशन मोमेंट, मैक्सिमम लाइक्लीहुड, यू मैक्सिमाइज द लाइक्लीहुड फंक्शन, यही है। एंड उसके बाद लिस्ट स्क्वायर में क्या है कि यू मिनिमाइज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स, जो आप
लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर निकालते हो रिग्रेशन में, है ना, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल या रिग्रेशन मॉडल में आप निकालते हो। बाकी बेज एस्टिमेटर क्या है, तो बेज एस्टिमेटर में सिंपल उसमें कुछ प्रायर गिवन होगा, कुछ पोस्टीरियर गिवन होगा, एंड उसके अकॉर्डिंग, मतलब प्रायर आपको गिवन होगा, मतलब एक सैंपल गिवन होगा, एंड साथ में पैरामीटर, वहाँ पे पैरामीटर भी रैंडम वेरिएबल होता है ना, जो बेजियन एस्टिमेशन यहाँ पे जो हमें पढ़ना है, बेज एस्टिमेटर्स, तो उसमें आपका थीटा इज ऑल्सो ट्रीटेड लाइक अ रैंडम वेरिएबल, तो थीटा का प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगा, एंड देन बेस्ड ऑन दैट आप ठीक है ना, रिकॉर्डिंग ऑन है ना, ओके। सो मतलब यू हैव एक सैंपल दिया होगा जिसका कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दैट विल सैंपल विल इन्वॉल्व सम पैरामीटर, पैरामीटर का प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगा, आपको पोस्टीरियर निकालना है, पोस्टीरियर मीन क्या होता है, बेजियन एस्टिमेटर होता है अंडर स्क्वायर एरर लॉस फंक्शन, है ना, और मीडियन होगा आपका बेज एस्टिमेटर अंडर क्या, एब्सोल्यूट एरर लॉस फंक्शन। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट्स हैं, बाकी ये टर्म अब एक्सप्लेन करता हूँ, एक टर्म और है ना। सो मेथड ऑफ मिनिमम काई स्क्वायर, तो इसको मिनिमाइज करना होता है काई स्क्वायर, है ना। सो इसमें तो इसका थ्योरी देखता हूँ क्या है, बाकी आगे जो है हमारे पास और क्या है इधर, अनबायसनेस आप जानते होंगे, अनबायस एस्टिमेटर क्या होता है कि T is the unbiased estimator of parameter theta if and only if expectation of T is equal to theta, मतलब ये अनबायस्ड का डेफिनेशन है। सफिशिएंसी में क्या है, सो सफिशिएंसी में ये है कि लाइक यू हैव अ रैंडम सैंपल x1 x2 xn एंड T जो है कोई एस्टिमेटर है, स्टैटिस्टिक है, तो यू से T इज द सफिशिएंट स्टैटिस्टिक इफ कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल गिवन T is independent of unknown parameter theta, so then we say T is the sufficient estimator, ये डेफिनेशन है। लेकिन सफिशिएंट एस्टिमेटर निकालने का जो तरीका है वो आपके पास आता है फैक्टराइजेशन थ्योरम से, है ना, लिखा होगा। सो फैक्टराइजेशन थ्योरम से हम लोग फाइंड करते हैं सफिशिएंट एस्टिमेटर। उसमें क्या होगा, फैक्टराइजेशन थ्योरम सेज कि लाइक्लीहुड फंक्शन को फैक्टराइज करो एज अ फंक्शन ऑफ जी एक्स, जहाँ एक्स वैक्टर है, मतलब जी ऑफ x1 x2 xn इनटू सम अदर फंक्शन, या एच एक्स बोल दो, एच एक्स इंटू जी ऑफ थीटा टी, सो टी विल बी सफिशिएंट एस्टिमेटर। यहाँ पे मतलब यू फैक्टराइज लाइक्लीहुड फंक्शन इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, जी एक्स वेयर जी एक्स विल नॉट इन्वॉल्व एनी अननोन पैरामीटर, एंड देन दूसरा फंक्शन है, जैसे जी एक्स बोला, चलो दूसरा कहता हूँ एच, तो एक जी एक्स है, दूसरा एच थीटा टी, तो थीटा और टी का फंक्शन होगा, सो एच विल नॉट कंटेन एनी एक्स आई अदर देन टी, सो टी एस्टिमेटर है ना, एस्टिमेटर इज ए फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल ओनली, तो उस केस में टी सफिशिएंट एस्टिमेटर होता है। तो फैक्टराइजेशन थ्योरम आपको देखना पड़ेगा। देन कंप्लीट स्टैटिस्टिक क्या है, तो कोई स्टैटिस्टिक या एस्टिमेटर टी है, टी इज सेड टू बी कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ एक्सपेक्टेशन ऑफ जी टी इज इक्वल टू 0 implies GT is 0 with probability 1। तो ये सब मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, तो जो नए बच्चे होंगे उनको थोड़ा ऊपर जा रहा होगा, मतलब जिन्होंने नहीं पढ़ा बिल्कुल भी, तो उसके लिए आपको हर टर्म का डेफिनेशन बुक में देखना पड़ेगा, किताब में देखो और उसको याद करो, मतलब याद करो मतलब समझ लो, मेन है समझना है आपको, और रट्टा नहीं मारना, मतलब समझना है कि क्या मीनिंग है, देन यू कैन इंटरप्रेट इन योर ओन वर्ड, उस तरह से है, एंड देन उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो बाकी थ्योरम्स एंड रिजल्ट्स यूज होते हैं। सो मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ सिर्फ। फिर ये मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर, सो ये UMUE यही होता है, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो UMUE क्या होता है कि सपोज थीटा इज अननोन पैरामीटर, सो थीटा हैज इनफाइनाइटली मेनी अनबायस्ड एस्टिमेटर्स, है ना, मे हैव थीटा may have infinitely many unbiased estimator, so you have to find the one estimator which has smallest variance, so among all unbiased estimator the one which has smallest variance is called UMVUE या just MVUE, है ना। फिर राव ब्लैकबेल थ्योरम एंड लेमन सेफी थ्योरम, दीज आर टू थ्योरम दैट हेल्प अस टू फाइंड UMVUE, क्योंकि मान लो इनफाइनाइटली मेनी अनबायस्ड एस्टिमेटर्स हैं, तो कैसे आप डिसाइड करोगे किसका वेरिएंस स्मॉलेस्ट है, तो उसके लिए हर सबका वेरिएंस होने निकाल सकते, इतना टाइम नहीं है, तो उसके लिए कुछ थ्योरम्स हैं, है ना। तो लेमन सेफी थ्योरम ये कहता है कि सपोज T इज कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर, ये बता रहा हूँ पहले, लेमन सेफी थ्योरम है ना, सो T इज अ कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर and you find a function of T which is unbiased estimator of theta, suppose मैं बोल रहा हूँ expectation of GT is equal to theta, T is complete sufficient estimator, then GT will be UMVUE of theta, तो function of complete sufficient estimator
विच इज अनबायस्ड इज कॉल्ड यूएमयूई। तो ये मतलब यही इज यूएमयू बाय लेमन-सेफी थ्योरम। राव ब्लैकमेल थ्योरम क्या कहता है कि लाइक यू हैव एन अनबायस्ड एस्टिमेटर, लेट्स से T1 बोल दो, T1 एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है थीटा का, एंड T2 कोई दूसरा एस्टिमेटर है जो कंप्लीट सफिशिएंट है, ठीक है। सो T2 इज सम अदर एस्टिमेटर विच इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट। तो अगर कंप्लीट सफिशिएंट हो गया तो नया एस्टिमेटर यू कैन जनरेट थर्ड एस्टिमेटर, एंड थर्ड एस्टिमेटर मान लो T3 है, T1 वाज फर्स्ट एस्टिमेटर विच इज अनबायस्ड, T2 इज सेकंड एस्टिमेटर विच इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट, एंड T3 एक तीसरा एस्टिमेटर है that will be equal to T3 will be equal to expectation of T1 given T2. T3 is equal to expectation of T1 given T2. So that T3 has smaller variance than T1. T3 is also unbiased estimator, and T3 has a smaller variance than T1. Even T3 has a smallest variance among all unbiased estimator. Means T3 is UMVUE. ऐसा है। एंड इसका दूसरा मीनिंग भी है राव ब्लैकमेल का कि लाइक जैसे मैंने कहा T1 अनबायस्ड एस्टिमेटर है, T2 सिर्फ सफिशिएंट है, इट इज नॉट मे नॉट बी कंप्लीट, मतलब T2 ओनली सफिशिएंट है। देन T3 जो कि मैंने डिफाइन किया था एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 गिवन T2, सो देन T3 विल हैव अ स्मॉलर वेरिएंस देन T1। तो ये एक मीनिंग है। और जब T2 कंप्लीट सफिशिएंट दोनों हो जाएगा तो T3 बिकम्स UMVUE। तो ये राव ब्लैकमेल का है। आगे क्या है एप्लीकेशन, वही मतलब यू हैव टू अप्लाई दिस टू फाइंड UMVUE। नेक्स्ट है क्रैमर राव इनइक्वालिटी। तो ये जो क्रैमर राव इनइक्वालिटी है जो CR इनइक्वालिटी बोलते हैं, सो एक क्रैमर राव लोअर बाउंड होता है ना CRLB। सो यू फाइंड CRLB करस्पॉन्डिंग टू एनी फंक्शन ऑफ अननोन पैरामीटर, मान लो जी थीटा बोल दूं मैं अभी, या साई थीटा बोल दिया, तो साई थीटा का अगर आप CRLB निकालोगे तो ये आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि मेनली ये लिखना पड़ेगा ना तभी समझ, CRLB मान लो यहाँ साई थीटा है, तो इसका फॉर्मूला किसी को याद है बताइए। मान लो T इज द एस्टिमेटर है ना, तो ऐसा होता है कि है ना, लेट T बी एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ साई थीटा, ठीक है, T बी अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ साई थीटा, और CRLB ऑफ थीटा ये होगा ये साई डैश थीटा का होल स्क्वायर अपॉन आई थीटा आता है, इसको फिशर इन्फॉर्मेशन बोलते हैं ना। तो ये अगर आप लिखोगे तो ऐसा हो सकता है -n एक्सपेक्टेशन ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ PDF ऑफ सैंपल, है ना, एफ थीटा कर देता हूँ। सो ये 4 डिफरेंट फॉर्म है इसके, इसको आई थीटा भी बोलते हैं। सो दोज हु नो फिशर इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे साई डैश थीटा होल स्क्वायर अपॉन आई थीटा, है ना। सो आई थीटा हैज डिफरेंट एक्सप्रेशंस, मतलब एक लिखा मैंने, देयर आर 4 डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास। सो जो CR इनइक्वालिटी का मेनली जो स्टेटमेंट है वो ये है, T इज एनी अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ साई थीटा देन वेरिएंस ऑफ T जो होगा दिस इज द लोअर बाउंड, है ना, सो दैट विल बी मोर देन इक्वल टू CRLB ऑफ साई थीटा, ठीक है। तो ये तो T1 ऐसे लिख दिया, सो इसको हटा दो चाहो तो। So this is the lower bound for the variance of any unbiased estimator of psi theta. तो ये क्रैमर राव इनइक्वालिटी है। So आगे और क्या है, तो इसमें जो रहेगा वो देख लेंगे ना, ये तो मैंने बताया अभी। टाइप 1 टाइप 2 एरर क्या होता है, आई थिंक तो लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा ना, तो लिख तो नहीं, ऐसे बताना पड़ेगा, या एक एक क्वेश्चन हर टॉपिक पे करा देता हूँ, लेकिन इतना टाइम भी नहीं है कि एक एक क्वेश्चन सब पे हो पाएगा, तो हो सकता है। आगे देखो टाइप 1 एरर क्या होता है। सो व्हेन यू टेस्ट H0 नल हाइपोथेसिस है, H1 आपका कंपोजिट है, तो टाइप 1 एरर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू। टाइप 2 एरर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H1 व्हेन, मतलब मैं प्रोबेबिलिटी साथ में बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी नहीं है, हालांकि टाइप 1 एरर इज जस्ट रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू। टाइप 2 एरर क्या है, एक्सेप्टिंग H0 व्हेन H0 इज फॉल्स, ये है, और बाद में प्रोबेबिलिटी निकालते। क्रिटिकल रीजन क्या होता है, रीजन वेयर H0 इज रिजेक्टेड। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, अपर बाउंड फॉर द साइज ऑफ द टेस्ट, या अपर बाउंड ऑफ टाइप 1 एरर, ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। साइज क्या होगा, साइज इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो।
देन पी वैल्यू इज द, अब इसको मतलब ऐसे लैंग्वेज में डेफिनेशन भी है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पी वैल्यू सिंपल होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक, मान लो जो भी क्रिटिकल रीजन है, सपोज क्रिटिकल रीजन इज टी मोर देन इक्वल टू, मान लो है ना, जैसे मैं लिख के बता देता हूँ तो बेटर रहेगा कि इसमें क्या है कि सपोज रिजेक्शन रीजन यू गेट कि टी मोर देन सम के या सम सी, है ना, ये रिजेक्शन रीजन है एंड यू वांट टू फाइंड पी वैल्यू, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो पी वैल्यू का फॉर्मूला आता है, सो इट्स अ प्रोबेबिलिटी ऑफ टी मोर देन इक्वल टू टी व्हेन एच नॉट इज ट्रू। अब ये स्मॉल टी क्या है, वेयर स्मॉल टी इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कैपिटल टी। अगर आप ग्राफिकली समझोगे तो जैसे मान लो अभी मैं जैसे नॉर्मल सा ग्राफ बना देता हूँ कि मान लो ये कोई पॉइंट के है, लेट से क्रिटिकल पॉइंट के है, ये रिजेक्शन रीजन है मान लो, ठीक है। सो दिस इज रिजेक्शन रीजन। तो अगर साइज अल्फा टेस्ट है मान लो, है ना, ये क्रिटिकल रीजन साइज अल्फा का है, तो उस केस में है ना इसको के अल्फा या समथिंग लिख सकते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी अल्फा होगी। बट अब आप क्या करो, मैंने टी निकाला हुआ है ना, सो दिस टी इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कैपिटल टी, दिस कैन बी एनीवेयर, ये कहीं भी हो सकता है। तो अभी के लिए मान लो कि टी की वैल्यू जो हमारे पास है यहाँ पे, लेट्स से स्मॉल टी इज हेयर, सो दिस जो येलो पार्ट से मैं सेट कर रहा हूँ, दिस इज द पी वैल्यू एक्चुअली, ठीक है। तो पी वैल्यू और अल्फा दोनों अलग अलग चीज है, राइट। सो दिस, ये जो मैंने लिखा है दिस इज पी वैल्यू। सो ऑब्जर्व्ड वैल्यू के आगे की प्रोबेबिलिटी, अगर ये लेस देन इक्वल टू होता तो यहाँ भी लेस देन इक्वल टू होता, तो उस तरह से, तो ये पी वैल्यू का फॉर्मूला है, ठीक है। तो पी वैल्यू की पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा, यू रिजेक्ट एच नॉट, है ना, एंड व्हेन पी वैल्यू इज मोर देन अल्फा यू फेल टू रिजेक्ट एच नॉट, ये रहता है क्राइटेरिया। उसके बाद क्या है, इस इंटरप्रिटेशन, वही इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ पी वैल्यू का, है ना, कि क्या है। देन पावर क्या होता है, पावर ऑफ टेस्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। एंड बेस्ट क्रिटिकल रीजन, सो बेस्ट क्रिटिकल रीजन आई थिंक ये बोल रहा है मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन, वैसा बात कर रहा है। बेस्ट क्रिटिकल रीजन, मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन। तो आई थिंक बेस्ट क्रिटिकल रीजन कहाँ से आएगा, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से। तो क्योंकि उन्होंने 3 टर्म लिखे हैं ना, बेस्ट क्रिटिकल रीजन, मोस्ट पावरफुल टेस्ट, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट। तो बेस्ट तो वही हो गया कि जितने क्रिटिकल रीजन है जो उसमें आपका क्या होगा, जिसके करस्पॉन्डिंग पावर ज़्यादा आ रहा होगा, तो वही बेस्ट होगा, या वैसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकल देखना पड़ेगा क्या डेफिनेशन है। मोस्ट पावरफुल का मतलब यही है कि व्हेन थीटा इज फिक्स इन H1, है ना, जब थीटा की वैल्यू आपने फिक्स कर दिया H1 में। तो अभी इसका थोड़ा डेफिनेशन में बताता हूँ ना, ये जो 2-3 चीज़ें हैं, जैसे अभी एक तो ये क्या है, इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन देखता हूँ क्या है, और एक तो ये था मैथमेटिकल क्या है, बाकी चीज़ें ओके है। भाई कोई भी रिपीट करना हो तो बता सकते हो, ठीक है ना। तो अभी के लिए तो अभी कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे ना, मोस्ट पावरफुल टेस्ट में क्या है, टेस्ट मतलब मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन। सो फॉर अ फिक्स वैल्यू ऑफ थीटा, अगेन क्या है ना, किसी एक टेस्ट में देर आर इन्फाइटली मेनी क्रिटिकल रीजन्स, तो यू हैव टू फाइंड अ क्रिटिकल रीजन जिसका पावर हाईएस्ट हो, सो दैट इज द मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन। बट मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन इज फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा। अब ये जो यूनिफॉर्मली है ना, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट, तो ये यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट क्या होता है ना, अगर इसकी बात करें तो व्हाट इज यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल, में इसको डिस्कस करना था। और ये तो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट में क्या है कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, है ना, वट एवर थीटा यू टेक in H1, the for any value of theta in the alternative hypothesis, the one critical reason which has highest power corresponding to any value of theta and compared to any critical reason, तो एक ऐसा critical reason जिसका power highest रहेगा for any value of theta in H1 and for any critical other critical reason, so that is the uniformly most powerful। तो ये uniformly most powerful और most powerful में क्या difference है, यहाँ पे for all theta work करता है, most powerful for fixed value of theta for particular theta। फिर ये नीमन पियर्सन थ्योरी ऑफ टेस्टिंग ऑफ नीमन पियर्सन, ये थ्योरम ये कहता है कि सिंपल वर्सेस सिंपल हाइपोथेसिस में ये जो क्रिटिकल रीजन आपका आएगा, क्या आएगा, एनपी लेमा का सिंपल स्टेटमेंट है कि लाइक सपोज यू आर टेस्टिंग थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट एंड थीटा इज इक्वल टू थीटा 1,
तो likelihood function at theta 1 and likelihood function at theta naught at theta 1 less than equal to k. This is most powerful critical reason. So ये स्टेटमेंट है नीमन पियर्सन लेमा का. सो टेस्टिंग सिंपल वर्सेस सिंपल हाइपोथेसिस अगर आप टेस्ट कर रहे हो, सिंपल क्यों है, थीटा की वैल्यू फिक्स है तो सिंपल है, थीटा की वैल्यू फिक्स नहीं है तो कंपोजिट है. सो सिंपल वर्सेस सिंपल में दिस इज द मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन. तो ये नीमन पियर्सन लेमा कहता है. आगे और क्या कह रहा है ये. सो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट. लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट सेज कि यू वांट टू टेस्ट, मान लो कोई भी तुम टेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो. सो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट इज अ मेथड टू फाइंड क्रिटिकल रीजन. तो इसमें ये है कि मान लो एच नॉट तुम्हारा है, थीटा बिलोंग्स टू समथिंग बिग, मान लो बिग थीटा नॉट, एच वन थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा वन. तो इसका जो क्रिटिकल रीजन होगा, क्रिटिकल रीजन इज, सो दैट विल बी sup of or maximum of, you can take sup of L theta where theta belongs to big theta naught upon sup of L theta is a likelihood function. Likelihood function is a joint PDF है ना, as a function of theta. So यहाँ theta belongs to big theta. ये big theta क्या है, इन दोनों का यूनियन है. जब मैं big theta लिख रहा हूँ तो big theta naught union big theta 1, मतलब इट इज अ पैरामीटर स्पेस अंडर एच नॉट, पैरामीटर स्पेस अंडर एच वन, दिस इज अ फुल पैरामीटर स्पेस. तो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन व्हेन थीटा इज इन पैरामीटर स्पेस अंडर एच नॉट, और यहाँ पे है लाइक्लीहुड फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जब थीटा बिलोंग्स टू होल पैरामीटर स्पेस. तो दिस इज, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, है ना. तो ये कोई पॉइंट आपको ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे जिसकी मैक्सिमम वैल्यू किसी पॉइंट पे आ जाएगी. अब ढूंढना पड़ेगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है. तो यहाँ मान लो थीटा नॉट आ जाएगा लेट से, मतलब थीटा नॉट इसमें कोई पॉइंट होगा जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू एल थीटा अटेन कर रही है. और यहाँ पे क्या होगा, फुल पैरामीटर स्पेस में थीटा की कौन सी वैल्यू है जो लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज कर देती है, तो दैट इज एम एल ई. सो यहाँ आ जाएगा थीटा वाला एम एल ई जो है वो आ जाएगा लेस देन इक्वल टू के. सो दिस इज इन जनरल, देखो सिंपल वर्सेस सिंपल में तो यही क्रिटिकल रीजन रहेगा, ठीक है. अगर सिंपल वर्सेस कंपोजिट है या कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट है तो उस वाले केस में दिस विल बी द क्रिटिकल रीजन. तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट. तो यू कैन फाइंड द क्रिटिकल रीजन लाइक दिस. तो इससे क्रिटिकल रीजन आ जाएगा आपका. और इसमें यही लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से ये भी आता है, बट ये कहता है एनपी लेमा कि लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से जो सिंपल वर्सेस सिंपल का क्रिटिकल रीजन आया है दैट इज द यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन या मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन. और क्या है जी. सो बाकी ये टेस्ट वेरिएंस के लिए है कि है ना, सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर उसके लिए टेस्ट करना पड़ेगा. गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट क्या है कि यू आर टेस्टिंग जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट है ना, मतलब जैसे जो टेस्टिंग प्रॉब्लम है तो उसे बोलते गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट की कितना मतलब लाइक सिग्निफिकेंट है या कितना यूजफुल टेस्ट है वो कहना चाह रहा है. मतलब इसमें जैसे काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, टी टेस्ट हो गया, जानते हो ना आप, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट है ना, तो वो सब यूज़ करना है. एफ टेस्ट यहाँ आ जाएगा. तो इसमें मेनली जैसे मान लो कि आपके पास रैंडम सैंपल है नॉर्मल म्यू कामा सिग्मा स्क्वायर का, तो मान लो सिग्मा स्क्वायर नोन है तो थीटा मतलब एच नॉट है म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट और एच वन है म्यू इज इक्वल टू म्यू वन. तो सिंपल वर्ड सिंपल हो गया. तो इसका क्रिटिकल रीजन क्या आएगा. फिर ऐसे ही एच नॉट में है म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट और एच वन में है म्यू मोर देन इक्वल टू म्यू नॉट. सिंपल, तो उसका क्रिटिकल रीजन क्या आएगा. तो मेनली इसमें यही फाइंड करना आपको कि डिफरेंट केसेस में क्रिटिकल रीजन्स क्या आएंगे, है ना. तो मेनली जो आप बुक में पढ़ते होगे जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट है ना, या काई स्क्वायर टेस्ट पैरामीट्रिक वाले, तो वो आ जाएंगे. यहाँ वेरिएंस को आपको टेस्ट करना है ना, इक्वलिटी वेरिएंस इक्वल है डिफरेंट है उससे करना पड़ेगा. बाकी यहाँ पे अब ये कोलमोग्रोव स्मिनो ये तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है. तो मेनली इसमें क्या होता है कोलमोग्रोव स्मिनो में क्या है कि आपको कोई रैंडम सैंपल दिया किसी डिस्ट्रीब्यूशन से और ये नॉन पैरामीट्रिक है. सो विल नॉट टॉक अबाउट हियर, विल नॉट टॉक अबाउट पैरामीटर्स. यहाँ हम पूरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे. मतलब यहाँ वहाँ क्या होता था पैरामीट्रिक में कि पैरामीटर अननोन है, यहाँ पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ही अननोन है ना, या मीडियन अननोन है इस तरह से. तो एक कोई सैंपल लिया आपने जिस किसी डिस्ट्रीब्यूशन से लिया, दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज अननोन. फिर एक कोई डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है तो आप मान लो एफ नॉट इज अ गिवन सी डी एफ, तो हम ये टेस्ट करते हैं कि सी डी एफ ऑफ सैंपल इज एफ नॉट और नॉट एफ नॉट. तो यहाँ पे मेनली ये इक्वलिटी चेक होता है डिस्ट्रीब्यूशन का. इधर आप इसमें इन सब में क्या करते हो आप, अगर वन सैंपल टेस्ट है
तो कोई मीडियन दे रखा है, आप चेक करते हो कि मीडियन है या नहीं है। तो इसमें पर्टिकुलर सबका एक क्या है, ऑब्जेक्टिव है एक टेस्ट का। अगर आप देखोगे तो कहीं मीडियन टेस्ट हो रहा है, कहीं 2 सैंपल टेस्ट है, तो 2 टेस्ट सेम डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उस तरह से है। तो ये पर्टिकुलरली आपको इसमें देखना पड़ेगा। तो इसमें कुछ खास है नहीं, जैसे केएस टेस्ट, अभी मैं केएस टेस्ट ही करा रहा था, अगर आप देखोगे तो, अगर मैं ये ओपन करता हूँ तो है ना, जब मैं ओपन करता हूँ तो ये जो है ना ये तो बस अभी क्लास चल रही थी, नॉन पैरामेट्रिक क्या है ना, एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, ये तो आपके उसमें नहीं लिखा हुआ है। तो पहले मैं केएस टेस्ट का बता रहा था ना, ये देखिए, ये केएस टेस्ट का फुल थ्योरी है, आप इसमें देखेंगे तो, ठीक है। दिस इज द बैकग्राउंड, मतलब हर जितने भी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है ना, उसमें कुछ फिक्स है, मतलब उसमें आपको क्या ऑब्जेक्टिव है वो डिफाइंड है, क्या टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है वो डिफाइंड है, क्या क्रिटिकल रीजन है वो डिफाइंड है। तो ये काइंड ऑफ याद करने वाला है कि केएस टेस्ट में ये होता है, साइन टेस्ट में ये होगा, विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट में ये होगा, मान विटनी यू टेस्ट में ये होगा। तो आपको 4-5 चीज़ें हर टेस्ट से करस्पॉन्डिंग याद रखना पड़ेगा कि टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब वो करता क्या है, फिर उसका क्रिटिकल रीजन क्या है ना, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो वो याद रखना। जैसे मान लो यही केएस टेस्ट है, तो इसमें एक सैंपल दिया एफ एक्स से और ये अननोन है, एफ नॉट कोई गिवन सी डी एफ है। अब मुझे ये टेस्ट करना है कि ये जो अननोन सी डी एफ है क्या एफ नॉट है या नहीं है। तो एच नॉट में लिया एफ एक्स एफ नॉट है और ये नहीं है, तो ये टेस्टिंग प्रॉब्लम हो गई हमारी। अब इसमें टेस्ट स्टैटिस्टिक्स ऑलरेडी डिफाइंड है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में। पैरामेट्रिक में क्या हमें निकालना पड़ता है लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से, यहाँ पे निकालना नहीं पड़ेगा आपको नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में। हर टेस्ट का डिफाइंड है ऑब्जेक्टिव, डिफाइंड है उसका क्रिटिकल रीजन, डिफाइंड है टेस्ट स्टैट, आपको याद करना पड़ेगा हर टेस्ट से करस्पॉन्डिंग। देन यू सॉल्व क्वेश्चंस, या उसकी प्रॉपर्टीज याद रखो एंड देन उस पर क्वेश्चन सॉल्व करो, ये है। तो मेनली सब्जेक्टिव वाले में उस तरह का आएगा, ऑब्जेक्टिव वाले में आसान आते हैं। जैसे आप अगर ये देखोगे तो ये है एफ एक्स एफ नॉट एंड ये इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, एफ एन एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, एफ नॉट जो गिवन सी डी एफ था। अब डी अल्फा कोई क्रिटिकल पॉइंट है एट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा, इसका क्रिटिकल रीजन ये है कि डी एन मोर देन डी अल्फा। मान लो यहाँ डी अल्फा है तो ये राइट साइड रिजेक्शन रीजन है, लेफ्ट साइड एक्सेप्टेंस रीजन है। अब ये डी एन की वैल्यू अगर राइट साइड में आ गई तो एच नॉट रिजेक्ट हो जाएगी, डी एन की वैल्यू लेफ्ट साइड में आ गई तो ये एक्सेप्ट हो जाएगी। ये अल्फा यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करा ना, रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, इस तरह से। इसमें जैसे एक क्वेश्चन आप ये देख सकते हो, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, सो ये गेट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है केस टेस्ट पे। सो दैट यू कैन सी कि कैसे सॉल्व हो रहा है, अगर आप कर पाओ तो देख लो। ये सॉल्यूशन अगर समझ आ रहा है देखो, तो मतलब ये थ्योरी है। तो इसी तरह से नॉन पैरामीट्रिक में ना हर जितने भी टेस्ट हैं उसकी एक थ्योरी है इस तरह से। तो आप बस क्या करना है आपको, मतलब कहीं भी किताब से देख सकते हो, ऑनलाइन देख सकते हो, इतने सारे है ना, मतलब जस्ट गूगल करोगे तो मिल जाएगा आपको कोई पीडीएफ किसी लेक्चर नोट्स, मतलब जो हैं यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं। तो उसमें जस्ट आपको ये याद रखना है कि जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ये केस टेस्ट है तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन चेक करें इक्वल है या नहीं है, कहीं चेक करें मीडियन इक्वल है या नहीं है ना, इस तरह से टेस्ट हो रहा है। डिफरेंट 2 सैंपल टेस्ट है तो दोनों बोथ सैंपल कम फ्रॉम सेम डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट, बोथ हैव सेम मीडियम और मीडियन और नॉट, तो ये टेस्ट हो रहा है एक्चुअली। तो आपको याद रखना है कि एक तो नाम क्या है टेस्ट का, जैसे केएस टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव क्या है तो वी आर कंपेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है दिस sup of fn(x) minus f0x, what is the critical reason, तो critical reason is this dn more than d alpha, that's all। तो यही आपको 4 चीज़ें याद रखना, नाम, ऑब्जेक्टिव क्या है, टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है, क्रिटिकल रीजन क्या है। सो ये इतने नॉन पैरामेट्रिक है वो याद करना है। बाकी ये क्वेश्चंस आप देख सकते हो, अगर खुद सॉल्व कर लो ठीक है, ये थ्योरी लगाना है, दिस थ्योरी यू हैव टू अप्लाई। सो यहाँ हमने सॉल्व किया है इसको, है ना, इस तरीके से आसान रहता है, इस तरीके से सॉल्व करो। यहाँ भी वही क्वेश्चन किया है, मतलब यहाँ भी वही सॉल्यूशन है बट यहाँ पे बहुत सारा है ना मिक्स हो गया है, तो उसी को हमने ऑर्गेनाइज वे में यहाँ लिखा है। वही चीज़ है कि एफ एन निकाल लिया पॉइंट से, एफ नॉट निकाल लिया है ना, फिर इसकी डिफरेंस निकाल लिया, फिर डी की वैल्यू इतनी आ गई, तो ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू आ गई 0.37, और हमें इन्होंने दे रखा था क्रिटिकल पॉइंट 0.669, है ना, ये दे रखा है क्रिटिकल पॉइंट कि इस पॉइंट के आगे प्रोबेबिलिटी 1% है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट है। तो ये सब आप सॉल्व कर सकते हो बैठ के, है ना। मतलब मेनली जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि जिन लोगों को क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, तो आपके आरबीआई का जो सिलेबस है आप देखोगे उस सिलेबस से क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम में आते हैं, तो उसका बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, चाहे जैम, गेट, नेट, आईएसआई एम स्टैट्स, आईएसआई जेआरएफ, आईएसएस, ये जितने भी एग्जाम्स हैं, डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स एग्जाम्स हैं, जहाँ पे उस सिलेबस से क्वेश्चन आ रहे हो जस्ट सॉल्व।
जो CS वाले टॉपिक है, देखो CS के एग्जाम जैसे मान लो गेट कंप्यूटर साइंस हो गया, गेट डेटा साइंस हो गया, तो इन सब में CS के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, यू ट्राई टू सॉल्व, नहीं तो गूगल पे तुम चैट जीपीटी पे क्वेश्चन डाल दो, वो सॉल्यूशन तुम्हें बता देगा। मैंने तुम्हें समझ आना चाहिए, समझ तब आएगा जब आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। अगर कुछ नहीं जानोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो उसके लिए कुछ सीखना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, है ना, या कहीं से सीखना पड़ेगा। ये तो इतने सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है, बट यू कैन आस्क, है ना, मुझसे भी पूछ सकते हो अगर आपको कुछ ऐसा है तो। ठीक है, एनीवे तो ये सॉल्यूशन था, तो इससे ये पता चल गया यहाँ पे कि जो डी की वैल्यू आई 0.37, क्रिटिकल पॉइंट ये था। तो यहाँ पे रिजेक्ट तब करते जब डी की वैल्यू ऐसा आता, बट यहाँ तो उल्टा हो गया, है ना, तो ये रिजेक्शन रीजन था, तो डी की वैल्यू छोटी आ गई, इसका मतलब वी एक्सेप्ट एच नॉट, तो इसका कंक्लूजन हो गया कि वी एक्सेप्ट एच नॉट। तो वैसे ही हर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से, जैसे ये लिखा है ना, तो इस तरीके से आपको हर नॉन पैरामेट्रिक का लिखना पड़ेगा। क्यू राइट नेम, ऑब्जेक्टिव, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, क्रिटिकल डिजाइन, दैट्स ऑल, सबका लिख लो, फिर उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लो, तो वो है। सो ठीक है, ये वही सबका वही आपको ध्यान रखना कि इसमें क्या है। साइन टेस्ट में वही आपको चेक करना होता है कि मीडियन, वन सैंपल टेस्ट है तो वही आपको मीडियन दे देगा, और कुछ सैंपल दे दिया, चेक करना है मीडियन इक्वल है कि नहीं है, इस तरह से। तो सब में यही है, यहाँ भी आई थिंक, बस अप्रोच सबके अलग अलग हैं, टेस्ट सिमिलरली है, या तो हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपेयर कर रहे हैं या मीडियन कंपेयर कर रहे हैं, यही है। बाकी यहाँ पे जो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आप जानते होंगे, है ना, कि मेरे पास रैंडम सैंपल साइज n का है, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स सबका मिनिमम, सेकंड मिनिमम, एंड सो ऑन, जो लास्ट वन इज द मैक्सिमम ऑफ ऑल, ये है। अब इसका ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, फॉर्मूला आता है, आरएथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ का फॉर्मूला है, सीडीएफ का फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ और सीडीएफ का फॉर्मूला आ जाएगा। देन, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन फिटिंग, कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन, तो इसका एक फॉर्मूला है सिंपल, कर्नल डेंसिटी का फंक्शन का, ना, के फंक्शन में आता है, तो उससे जस्ट वो है। तो ब्रीफली ये आइडिया है, इसमें एक दो वर्ड रह गया था, इसको देखते हैं क्या है। सो एक तो मिनिमम ऑफ, है ना, ओके। तो ये जो एक वर्ड था यहाँ पे, मेथड ऑफ मिनिमम काई स्क्वायर, है ना, तो ये थोड़े कैटेगरिकल वेरिएबल के लिए होगा, है ना, तो ये जो है इसका जो डेफिनेशन है कि मिनिमम, है ना, इवन आपको क्या, एक एक वर्ड आप सर्च करोगे एंड देन यू रीड अबाउट इट, नोट्स बनाओ, समझो, क्वेश्चन मेन है कि जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, चीज़ें उतनी जल्दी याद हो जाएंगी, रट्टा मारने से याद नहीं होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से याद हो जाएगा, जब आप यूज़ करोगे बार बार ना, तो वो खुद ही याद हो जाएगा, ये है। तो इसका जो एक्चुअली मेथड ऑफ मिनिमम काई स्क्वायर जो है, दैट इज यूज्ड, so minimum chi-square estimation method is a parameter estimation method mainly used in categorical or grouped data analysis, ठीक है। so it estimate parameter by minimizing the chi-square statistics which measures the discrepancy between observed frequency and expected frequencies। ओके, तो वो जो आप काई स्क्वायर टेस्ट पढ़ते हो, जैसे नॉन पैरामेट्रिक में जो काई स्क्वायर टेस्ट है ना, उस पे बेस्ड है एक्चुअली ये, तो उसको मिनिमाइज करना, जो काई स्क्वायर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आपको याद होगा, जो लोग पढ़े होंगे काई स्क्वायर टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक में, तो उसका जो आता है समेसन एक्सपेक्टेड माइनस ऑब्जर्व्ड अपॉन क्या होता है एक्सपेक्टेड, तो उसको, उसका समेसन को मिनिमाइज करना है, तो उससे जो एस्टिमेटर आएगा वो है ये। तो काई स्क्वायर का टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आपको याद होगा नॉन पैरामेट्रिक वाला, तो उसको मिनिमाइज करना होता है उस समेसन को, तो ये है एक्चुअली काई स्क्वायर, इसलिए नाम दिया हुआ है क्योंकि जो काई स्क्वायर टेस्ट है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, तो उसका जो समेसन है, मतलब जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स स्पेशली होता है, उसको मिनिमाइज करना है, तो उससे जो थीटा की वैल्यू आएगी दैट विल बी मेथड ऑफ मिनिमम काई स्क्वायर। एंड और ये एक था बेस्ट क्रिटिकल रीजन, इसको देखते हैं क्या है। सो इट इज अ बेस्ट क्रिटिकल रीजन, मतलब ये कैसे डिफरेंट है मोस्ट पावरफुल और यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल से।
ओके, तो ये बेस्ड कुछ अलग नहीं है, ये बेस्ड जो है ना, जैसे हमने नीमन पियर्सन लेमा पढ़ा ना, तो नीमन पियर्सन लेमा से जो टेस्ट मिला था, तो वही बेस्ड है। बेस्ड का एक्चुअली जो मतलब बताता है ये कि, अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है ना। सो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बस एक बार ब्रीफली बता दिया। बाकी जिन लोगों ने, आप लोगों में से अगर आप लोगों ने इन पे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इन टॉपिक्स पे, इफ़ यू हैव डाउट यू कैन आस्क, चाहे चैट में या ऐसे है ना बोल सकते हो, तो हम लोग वैसे सॉल्व कर सकते हैं, स्पेशली एस्टिमेशन या इन सब टॉपिक के, ये टॉपिक्स है ना। तो इन सब टॉपिक के अगर आपके पास डाउट्स हैं तो यू कैन डिस्कस, नहीं तो फिर मैं सॉल्व करा देता हूँ इन पे क्वेश्चंस कुछ, ठीक है। ये जो टॉपिक्स हैं इसके, तो मेनली जो बेस्ड और है ना, बेस्ड वर्सेस मोस्ट पावरफुल ये था कि सिंपल वर्सेस कंपोजिट भी हो सकता है। तो कंपोजिट में आपने एक थीटा को फिक्स कर दिया, उसके लिए जो हाईएस्ट पावर वाला क्रिटिकल रीजन होगा वो मोस्ट पावरफुल है। यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल में क्या है कि H1 कंपोजिट है, सो फॉर एनी थीटा इन द कंपोजिट ये हमारा क्या होगा, मोस्ट पावरफुल होगा। फॉर एनी थीटा यू हैव अ कॉमन क्रिटिकल रीजन दैट हैज हाईएस्ट पावर। और ये बेस्ट क्रिटिकल रीजन बस ये बोलना चाह रहा है, सिंपल वर्सेस सिंपल केस में जो मिलता है, स्पेशली जो नीमन पियर्सन लेमा है उससे जो हमें क्रिटिकल रीजन मिल रहा है, दैट इज द बेस्ट क्रिटिकल रीजन। अगर ऐसे डेफिनेशन पढ़े तो कुछ इस तरह से कह रहा है कि अ क्रिटिकल रीजन दैट, क्रिटिकल रीजन इज सेट, द क्रिटिकल रीजन इज सेट ऑफ आउटकम ऑफ योर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉर विच, हाँ, यू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। समझ आता है ना। क्रिटिकल रीजन क्या है कि द रीजन इन विच यू रिजेक्ट एच नॉट। अब ये बेस्ट क्रिटिकल रीजन क्या है, तो बेस्ट क्रिटिकल रीजन इज द रीजन ऑफ अ गिवन साइज। मान लो साइज अल्फा दे रखा है, तो अल्फा साइज का जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है दैट इज मोस्ट पावरफुल, दैट विल बी कॉल्ड बेस्ट क्रिटिकल रीजन एक्चुअली। तो मतलब ये जो मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज अल्फा है, तो उसको बोलेंगे बेस्ट क्रिटिकल रीजन ऑफ साइज अल्फा। इस काइंड ऑफ, ये सिंपल वर्सेस सिंपल के लिए मेनली यूज होगा, इस तरह से है। तो ये कहना चाह रहा है कि बेस्ट क्रिटिकल रीजन इज द रीजन ऑफ गिवन साइज that maximizes the power of the test. In other words, it is the most effective at detecting a specific alternative hypothesis H1. तो मेनली यूज सिंपल वर्सेस सिंपल के लिए होगा, ये कह रहा है ना। नीमन पियर्सन लेमा गिव्स अस दैट बेस्ट क्रिटिकल रीजन। तो नीमन पियर्सन लेमा जो मिलता है, मतलब जैसे हम लोग H1 में बोल रहे हैं ना, तो वहाँ हम बस क्या करें, अल्फा फिक्स नहीं भी है तो ठीक है। इसमें क्या है कि एक फिक्स साइज पे जो क्रिटिकल रीजन हमें मिल रहा है दैट इज द बेस्ट क्रिटिकल रीजन, इस तरह से बोलना चाह रहा है। और कुछ पूछना है किसी को इसमें, पूछिए। कोई क्वेरी नहीं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करूँ, किस टॉपिक पे लिखे, अनबायस, सफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी, इफिशिएंसी, है ना। तो यूएमबी का कुछ क्वेश्चन लिख दूँ, है ना। अनबायस, सफिशिएंट, कंसिस्टेंट, इफिशिएंट, है ना। तो इन सब पे अगर लिखेंगे, देखो कुछ ट्राई करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि लेट x1 x2 xn is a random sample from uniform minus theta by 2 to theta by 2, ठीक है, फॉर थीटा इज पॉजिटिव, जो कि अननोन पैरामीटर है ना। ये अननोन पैरामीटर है। अब आपसे ये कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट।
ये बता रहा है 2 टाइम nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक इज एमएलई ऑफ थीटा। बी जो है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक एंड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, दिस इज सफिशिएंट एस्टिमेटर। ये सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है ना। सो सी वाले पार्ट में आप देखेंगे तो ये कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज कंप्लीट, एंड डी पार्ट जो कह रहा है आपसे कि यहां पे जो लिखा है 2 टाइम n+1 अपॉन n into nth order statistics of y is UMVUE, ठीक है, where yi is mod of xi for all I from 1 to 3 up to n। बताइए इसमें क्या होगा। कोई बताना चाहेंगे अपना आंसर। अच्छा ओके, तो जिन लोगों ने सॉल्व कर रखा है तो उनको पता है। क्या हिमांशु आप क्या पूछ रहे थे, क्या यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट क्या डिफाइन करूं, ये क्या कहना चाह रहे हैं। उस पर क्वेश्चन से लिखे। ओके तो इनको तो अरविंद को आंसर ऑलरेडी पता है, गुड। सो देखिए आप लोग कर पा रहे हो, मैं सॉल्व करूं देख लो। जैसे इस तरह क्वेश्चन है, ये सब अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली गेट 2025 का ही आया हुआ क्वेश्चन है, जिन लोगों को पता नहीं है तो। अच्छा डिफाइन कर दें, ओके ओके ठीक है। सो चलो इसको सॉल्व कर देता हूं, फिर हम डिफाइन करते हैं। देखिए दैटलिस्ट से आपको एक आइडिया मिल जाएगा एमएलई का, सफिशिएंट का, कंप्लीट का और यूएमयू का, है ना। तो इसमें 4 डिफरेंट टर्म्स यूज्ड हैं, एमएलई, सफिशिएंट, कंप्लीट, यूएमयूई। सो तो एमएलई के क्या करते हैं हम लोग, लाइक्लीहुड फंक्शन निकालेंगे, है ना। सो यू फाइंड लाइक्लीहुड फंक्शन, तो हमें xi का पीडीएफ पता है, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। सो इफ वी राइट लाइक्लीहुड फंक्शन, तो लाइक्लीहुड फंक्शन है ज्वाइंट पीडीएफ एक्चुअली, तो ज्वाइंट पीडीएफ लिख लो। तो ज्वाइंट पीडीएफ क्या होगा, प्रोडक्ट i फ्रॉम 1 to n, और इसका पीडीएफ क्या होगा, तो 1 अपॉन बी माइनस ए, तो थीटा बाई 2 माइनस माइनस थीटा बाई 2, मतलब थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, तो मतलब ये आ जाएगा 1 बाई थीटा, ठीक है। एंड यहाँ पे जो एक्स आई होगा दैट विल बी बिटवीन माइनस थीटा बाई 2 टू थीटा बाई 2, तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 बाई थीटा की पावर n, एंड इसको देखो लाइक्लीहुड फंक्शन है फंक्शन ऑफ थीटा, सो वी आर इंटरेस्टेड इन थीटा, क्योंकि इसका जो डोमेन होगा लाइक्लीहुड फंक्शन का वो थीटा का जो पॉसिबल वैल्यूज है वो होगा। सो एक्स आई विल बी लाइक कांस्टेंट इन लाइक्लीहुड फंक्शन, ठीक है। तो अभी के लिए थीटा के रिस्पेक्ट में मुझे सोचना है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब इसको अलग अलग 2 पार्ट में ब्रेक कर दो, है ना। यू टेक वन दिस पार्ट एंड अदर दिस पार्ट, तो उससे क्या मिलेगा कि यहाँ से थीटा बाई 2 मोर देन इक्वल टू ईच एक्स आई, है ना। अब इक्वलिटिव लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कंटिन्यूअस में। सो यहाँ से थीटा बाई 2 मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ऑल nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, सो थीटा मोर देन इक्वल टू 2 टाइम एक्स एन, तो ये आ जाएगा। एंड दूसरे पार्ट को आप देखेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस थीटा बाई 2 लेस देन इक्वल टू एक्स आई, तो माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ ऑल ना, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स।
सो थीटा बाई 2 हो जाएगा मोर देन इक्वल टू -2 टाइम x1। तो यहाँ से आया था थीटा मोर देन इक्वल टू एक्स एन, और यहाँ आ गया दिस। इसको और कम, अच्छा एक मिनट, थीटा तो यहाँ ले लिया मैंने, सो थीटा ही होगा ओनली, 2 तो इधर आ गया ना। सो थीटा मोर देन इक्वल टू दिस, तो दो नंबर थीटा मोर देन दिस, थीटा मोर देन दिस, तो यहाँ आ जाएगा डबल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ आ जाएगा थीटा मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दिस टू, 2xn कॉमा माइनस ऑफ 2x1। तो ये तो रफ वर्क था, समझो आपको अगर समझ आता है तो दिस वाज रफ वर्क, ठीक है। तो ये फाइनली मेरा लाइक्लीहुड फंक्शन आ गया, ठीक है। तो और ठीक से लिखे, मान लो इसका नाम अभी टी रख दूं, फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम टी रख देता हूं, है ना। सो लेट्स टेक टी आई कंसीडर मैक्स ऑफ 2 टाइम nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कॉमा 2 टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक, ठीक है। तो ये अब हो जाएगा मेरे पास ऐसा, थीटा मोर देन इक्वल टू टी, या और ठीक से लिखे तो ये आ जाएगा थीटा बिलोंग्स टू टी टू इन्फिनिटी, तो थीटा पॉजिटिव था। सो अब आपके पास लाइक्लीहुड फंक्शन आ चुका है, ठीक है। तो लाइक्लीहुड फंक्शन में क्या करते हैं, तो लाइक्लीहुड फंक्शन में दो चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी, एमएलई और सफिशिएंसी, है ना। ये है, क्योंकि इसको और थोड़ा ठीक से लिखोगे तो ऐसा हो जाएगा लाइक्लीहुड फंक्शन। अच्छा ये देखो ना, दिस इज मैक्सिमम, आपको ये सोचना है व्हेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट। एमएलई क्या होता है, एमएलई का डेफिनेशन है द वैल्यू ऑफ थीटा दैट मैक्सिमाइजेज लाइक्लीहुड फंक्शन, तो वो आपको देखना है। सो डिफाइन इसको कीजिए, बताइए क्या आंसर आएगा। सो सी, अगर आप देखेंगे दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन, तो लाइक्लीहुड फंक्शन इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, सो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ थीटा विल मैक्सिमाइज एक्चुअली लाइक्लीहुड फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसे पता चलेगा, डेरिवेटिव करो नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ से ये पता चला कि थीटा इज इक्वल टू टी लेंगे तो ये एमएलई आ जाएगा। तो एमएलई इज दिस क्वांटिटी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो आप अगर मॉड में लाओगे तो। सो इफ यू टेक मॉड, है ना, तो उससे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो पहला एमएलई तो नहीं है, एमएलई ये होगा, टी इज द एमएलई, दिस इज एमएलई, तो फर्स्ट ऑप्शन आउट है। अब आप इसी लाइक्लीहुड फंक्शन को मैं अगर ऐसा लिखता हूँ कि 1/थीटा की पावर n इंडिकेटर फंक्शन ओवर थीटा मोर देन इक्वल टू टी, ठीक है। अच्छा टी खुद किसका फंक्शन है, टी खुद xn और 2xn x1 का फंक्शन है एक्चुअली। तो यहाँ पे जो बनेगा ना टी एक्चुअली ऐसा है, बट तो इसको और ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा। सो यू कैन थिंक ऑफ दिस इज समथिंग लाइक, जैसे मैं लिख रहा था ना, hx एंड g ऑफ थीटा t1 कॉमा t2, ऐसा सोचो। तो यहाँ पे t1 मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स को चाहो तो, है ना, एंड t2 यू कैन से nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक। तो कहने का मतलब t इज द फंक्शन ऑफ t1 t2, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, तो यहाँ से ये समझ आएगा कि जो t1 t2 है, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ फैक्टराइजेशन थ्योरम। सो जिनको आइडिया है फैक्टराइजेशन थ्योरम का, दे विल बी नोइंग, ठीक है। सो फैक्टराइजेशन थ्योरम लगाइए, पता चल जाएगा आपको क्या होगा। जिनको डाउट हो पूछना, अनम्यूट करके यू कैन आस्क, है ना, अगर ऐसा कुछ क्वेरी हो तो यू आप पूछ सकते हो। तो यहाँ से आ जाएगा सिंपली, ये जो t1 t2 है, x1 और xn है, दिस इज सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा या सफिशिएंट स्टैटिस्टिक, है ना, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। तो ये तो ट्रू हो गया। अब ये कंप्लीट होगा क्या, देखो दिस डिस्ट्रीब्यूशन है सिंगल पैरामीटर एंड हेयर देयर आर 2 डायमेंशनल, यहाँ पे एस्टिमेटर है। सो अगर सिंगल पैरामीटर फैमिली में 2 डायमेंशनल एस्टिमेटर विल नेवर बी कंप्लीट स्टैटिस्टिक, तो ये तो कंप्लीट नहीं होगा। या इसका दूसरा लॉजिक ये है कि अगर मान लो इसको मैं कुछ बोलता हूँ t1 t2 लिखा था ना, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ, या इसको कुछ बोल दो, है ना, कुछ नया नाम दे दो, लेट्स से u भी समथिंग, है ना, मान लो इसको मैं u बोल देता हूँ। तो यू कैन इजिली प्रूव एक्सपेक्टेशन ऑफ GU 0 बट GU विल नॉट बी 0 विथ प्रोबेबिलिटी 1, है ना, GU विल नॉट बी 0 या GU बी 0 विथ नॉट प्रोबेबिलिटी 1 नहीं आएगा। मतलब यहाँ थोड़ा उल्टा लिख दिया इसको, GU इज 0 तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 नहीं आएगी, तो ये भी दिखाया जा सकता, मतलब वी कैन जस्टिफाई यूजिंग डेफिनेशन, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। x1 का एक्सपेक्टेशन निकाल लेंगे, xn का निकाल देंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे और वो 0 हो जाएगा, बट दैट लीनियर कॉम्बिनेशन में नॉट बी 0 ऑलवेज। तो ये कंप्लीट ये कहता है कि अगर
इसका आपने फंक्शन लिया और उसका एक्सपेक्टेशन 0 हो गया, सो दिस फंक्शन हैज़ टू बी 0 विथ प्रोबेबिलिटी 1। तो यहाँ हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब नॉट ट्रू दिखाने के लिए, ऑप्शन फॉल्स दिखाने के लिए हम इसका एक फंक्शन लेंगे जिसका एक्सपेक्टेशन 0 दिखा देंगे, एंड देन हम ये बोलेंगे कि वो जो हमने फंक्शन लिया है दैट इज़ नॉट ऑलवेज 0। सो उससे प्रूव हो जाए कंप्लीट नहीं है। अदरवाइज ऐसे याद रख सकते हो, सिंगल पैरामीटर फैमिली है, 2 डायमेंशनल एस्टिमेटर विल नॉट बी कंप्लीट। अब रह गया यू एम बी यू ई का, तो यहाँ पे वाई एन आ गया हुआ है, वाई एन मतलब मॉड एक्स आई है, तो ये तो रिजल्ट है डायरेक्टली, है ना। यहाँ पे क्या होगा अगर मैं इस पे बात करूँ डी ऑप्शन पे, सो यहाँ पे जो एक्स आई है दिस इज यूनिफॉर्म माइनस थीटा बाई टू थीटा बाई टू, सो मॉड एक्स आई विल बी यूनिफॉर्म 0 थीटा बाई टू, ठीक है। सो दैट इज वाई आई इज यूनिफॉर्म 0 थीटा बाई टू, ये आ जाएगा। नाउ दिस इज यूनिफॉर्म थीटा बाई टू, सो देर इज अ रिजल्ट यूनिफॉर्म थीटा में, यूनिफॉर्म 0 थीटा में nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर। तो यहाँ पे क्या होगा, नाउ यू हैव अ सैंपल दिस एक्चुअली y1 y2 yn इज IID यूनिफॉर्म 0 थीटा बाई टू, यूनिफॉर्म 0 थीटा बाई टू, ठीक है। तो ये आ जाएगा एंड देन हेयर yn, तो yn मीन्स मैक्सिमम ऑफ ऑल y, है ना, maximum of y1 y2 yn, this will be complete sufficient statistic. Now just you find expectation of yn, you find expectation of yn, so क्या निकाल पाओगे आप लोग, यूनिफॉर्म 0 1 में कन्वर्ट करके आ जाएगा, आ जाएगा ना। सो अगर मैं आपको समझाऊं कि कैसे आएगा, देखो तो यहाँ से मैं अगर थोड़ा और मॉडिफाई करूँ, ये जो वाई आई यूनिफॉर्म 0 थीटा बाई टू था, तो यहाँ से 2 वाई आई बाई थीटा यूनिफॉर्म 0 1 हो जाएगा जी, चेक करो, ठीक है। अब इसमें अगर मैं आगे कंटिन्यू करूँ, सो 2 टाइम वाई एन अपॉन थीटा विल बी बीटा n कॉमा 1, बीटा फर्स्ट काइंड। अब इसका एक्सपेक्टेशन ले लो, सो व्हेन यू टेक एक्सपेक्टेशन 2 वाई एन अपॉन थीटा दिस इज n बाई n प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ n प्लस 1 वाई एन अपॉन n, 2 को भी इधर रख लो, 2 यहीं रहने दो, दिस इज थीटा। नाउ यूजिंग लेमन सेफी थ्योरम, जो लेमन सेफी थ्योरम था वो ये कहता है कि फंक्शन ऑफ कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर विच इज अनबायस्ड इज यू एम बी यू, यहाँ से प्रूफ हो गया। सो वाई एन इज कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर, तो फंक्शन ऑफ कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर इज अनबायस्ड हेयर फॉर थीटा, सो वी प्रूव्ड हेयर दैट इट इज यू एम बी यू। तो यहाँ से आ गया कि तो यहाँ से ये आ गया कि जिस 2 टाइम n प्लस 1 अपॉन n वाई एन दिस इज यू एम वी यू ई ऑफ थीटा, चेक करो, तो डी ऑप्शन सही है। कुछ डाउट है तो पूछो, किसको चैट में पूछ सकते हो या अनम्यूट करके। तो ये 4 ऑप्शन में डिस्कस किए, बी एंड डी आर करेक्ट ऑप्शन, ए एंड सी आर फॉल्स, ठीक है। इसमें आपको आइडिया मिला होगा एमएलई का, सफिशिएंट, कंप्लीट और यूएमयूई, ठीक है। अच्छा अभी ये कह रहे थे डेफिनेशन किसका लिखने के लिए, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट, तो अगर यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट को अगर हम डिफाइन करें, इसमें यह है कि सपोज वी आर टेस्टिंग, ये बहुत कीड़े मकोड़े बोल रहे हैं, लाइट थोड़ा कम करता हूँ एक मिनट। सो सो तो यहाँ पे है एच नॉट थीटा दिस अगेंस्ट h1 थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा 1, ठीक है। यू आर टेस्टिंग दिस, तो होगा क्या कि a critical region, let's say C1. So how do you define critical region? Critical region है ना set of xi that reject h0, ठीक है। तो ऐसा होगा C1 अगर तुम लिखना चाहो तो ऐसा होगा x such that x belongs to Rn, Rn क्यों, because there is a random sample of size n, and the condition where you reject h0,
जो भी कंडीशन आएगी है ना, सम कंडीशन आएगी यहाँ पे समथिंग, या इसको ऐसा लिखे कुछ कंडीशंस ना, ये समझ आएगा, या इसका मतलब x बिलोंग्स टू C1 इफ एंड ओनली इफ रिजेक्ट एच नॉट, यही मतलब है कि दोज x फॉर विच वी रिजेक्ट एच नॉट दैट इज द C1. So this is most powerful uniformly most powerful na, this is uniformly most powerful critical region uniformly most powerful critical region if and only if power of C1 is a critical region, power of C1 is highest among all critical region, या with respect to all critical region in compared to, या among है ना, all critical regions C for all theta belongs to H1. ये है, इसको मैथमेटिकली लिखे तो मैथमेटिकली ऐसा होगा कि दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट, तो यहाँ पे क्या होगा, क्रिटिकल रीजन है ना, सो x बिलोंग्स टू C1 व्हेन H1 इज ट्रू, है ना, मतलब थीटा बिलोंग्स टू H1, यही होगा. पावर का डेफिनेशन क्या होता है, रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन H1 इज ट्रू, राइट. सो दिस इज मोर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं आप लोगों को, एक मिनट, आई थिंक कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना आप, हाँ ओके. सो ओके. सो प्रोबेबिलिटी यहाँ से आ जाएगा x बिलोंग्स टू C गिवन थीटा बिलोंग्स टू H1 फॉर ऑल, है ना, थीटा एंड फॉर ऑल C. ये रफली लिखने की मैंने कोशिश किया. देखिए कहने का मतलब C1 का पावर जो है वो हाईएस्ट होगा कंपेयर टू एनी C, एंड फॉर ऑल थीटा वट एवर थीटा यू टेक, एंड फॉर ऑल C, कोई भी क्रिटिकल रीजन लो और कोई भी थीटा ले लो उसके लिए, ठीक है. अगर वर्ड में लिखोगे आप तो ऐसा होगा, फॉर ऑल और क्रिटिकल रीजन C एंड फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू H1. तो ये डेफिनेशन है, देख लीजिए. कुछ पूछना और किसी को बताओ. और क्वेश्चन कराएं, किसी को कुछ पूछना नहीं है, चलो अगला क्वेश्चन देखो. तो अभी हमने इस पे लिखा था ना, इसमें और क्या रह गया, तो एक यूएम इसमें है ना, कई सारे टॉपिक कवर हो गए, एक क्वेश्चन और लिखता हूं देखो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर भी है इसमें, है ना, चलो ठीक देखो. तो इसमें ये बोला गया है, लेट xn हैज Poisson lambda n for all n belongs to natural number, है ना.
So B independent sequence of random variable या sequence of independent random variable है ना. B sequence of independent random variable, sequence of independent random variables है ना, where lambda n is lambda plus 1 by 2 की पावर n. ठीक है. नाउ देन आपको बताना है कौन सा ट्रू है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू. ठीक है, ये आपको बताने हैं. सो ऑप्शन ए इज दैट एक्स बार आप लोग जानते हैं ना, एक्स बार सैंपल मीन. सो एक्स बार इज so x bar is unbiased estimator of lambda. ऑप्शन बी है x bar is consistent estimator of lambda. Option C summation xi, this is consistent estimator of lambda. And option D 1 by n square summation xi. मतलब इसको ऐसा लिख दूं तो ऐसा हो जाएगा ये कि x bar upon n, this is unbiased estimator of lambda. ठीक है, तो ये बताइए क्या आएगा. ठीक है, तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं. गुड, दैट्स फाइन. तो मुझे सॉल्व करने की जरूरत आई थिंक है नहीं. ठीक है भाई, इफ एनीवन वांट मी टू सॉल्व बताओ, अनम्यूट करके या चैट करो. अदरवाइज ठीक है, बाकी लोग आंसर बता रहे हैं, मतलब आप लोगों ने कर रखा है. ठीक है, अच्छा है ना, मतलब सिंपल है. ये अनबायस्ड पे है और कंसिस्टेंट पे है. कंसिस्टेंट अनबायस्ड है. सॉल्व करूं या आगे बढ़े. इसमें भाई तुम क्या पूछ रहे थे, कंप्लीटनेस एग्जांपल से बताओ. एग्जांपल से क्या बताना है, क्या बताना चाहते हो. मैं कह रहा हूं कि एक काम करो, यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 निकालो. ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 निकालोगे कुछ आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ xn निकालो. ठीक है, ये दोनों निकाल लोगे. नाउ मान लो कुछ ऐसा होगा, a टाइम x1 प्लस b टाइम xn, ये जीरो कर दो. ऐसा a b सुटेबल चूज करो लीनियर कॉम्बिनेशन कि ये जीरो हो जाए राइट साइड. और अब और जरूरी तो नहीं जितने ऑब्जर्व्ड वैल्यू होंगे ये जीरो ही आएगा. तो यहाँ से होगा क्या, ax1 प्लस bxn, दिस विल बी जीरो. इसकी प्रोबेबिलिटी एक्चुअली यहाँ जीरो होगी, लेकिन होना क्या चाहिए, वन, है ना. अगर कंप्लीट होता तो वन होना चाहिए, तो वन नहीं आएगी. दिस इज द वे यू प्रूव इट. अब पहले ये निकालो, ये फाइंड करो, फिर लीनियर कॉम्बिनेशन लो, जीरो हो जाए. अब एक्सपेक्टेशन जीरो हो गया, तो कंप्लीट तब होगा ये जब इसको जीरो होना पड़ेगा विथ प्रोबेबिलिटी वन. दिस विल नॉट बी जीरो विथ प्रोबेबिलिटी वन, दैट्स वाई.
ओके जी, और कुछ पूछना है किसी को? तो ये मैं सॉल्व करूं या हो गया सबका, देख लो। ये आगे क्वेश्चन कराएं, टाइम भी ऐसे खत्म ही हो रहा है। एक दो और क्वेश्चन लिख देता हूँ, ट्राई करना, नहीं तो फिर पूछ लेना, है ना। तो ये सब आपने कर रखे होंगे ऑलरेडी, सो ये लिखो, एक क्वेश्चन लिख लो आसान सा। तो ये क्वेश्चन जो है आपका, कंसीडर ये कह लेट एफ एक्स बी पीडीएफ ऑफ, या सो एच नॉट है आपके पास, मान लीजिए कि एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म 0 1, अगेंस्ट एच वन है कि एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है बीटा फर्स्ट काइंड 2 1। ओके, अब आपसे ये पूछ रहा है कि देन पावर ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेस्ट then the power of the most powerful test of size 0.10 is based on सिंगल सैंपल साइज, है ना। सिंगल सैंपल इज, बताइए क्या आएगा। जैसे ऑप्शंस हैं 0.1, नहीं एक तो यही है, हाँ 10% लिया ना मैंने, ठीक है, 0.10, 0.90, 0.09, 0.19। बताइए क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से।
बता पाएंगे? डी, ओके गुड। सो तो ये क्वेश्चन एक्चुअली लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट और नीमन पियर्सन लेमा बेस्ड है, मतलब नीमन पियर्सन लेमा पे। तो आप एनपी लेमा लगाएंगे उससे आ जाएगा, जो नीमन पियर्सन लेमा था तो उस पे बेस्ड ये है। चेक करो, मैं सॉल्व करूं या आप समझ आ रहा है आप लोगों को? अभी अगले 3-4 दिन मेरी ही क्लास है, आप सॉल्व करो और पूछो, मतलब जो भी लोग हैं, इफ यू आर सिंसियर प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो भी टॉपिक्स है उसके क्वेश्चंस इफ यू आर सॉल्विंग, कोई डाउट है यू कैन डिस्कस थ्योरी चाहे क्वेश्चंस, नहीं तो मैं करा दूंगा। ये है मतलब क्लास का ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पता होना चाहिए क्या मतलब रखना है, क्योंकि मैं पूरा सिलेबस तो नहीं करा पाएंगे, इतना टाइम नहीं, अब कहोगे तो जो जितना हो सकता है उतना कराएंगे, ये है। सो एनपी लेमा लगाओ भाई। तो यहाँ से क्या होगा देखिए, यहाँ पे क्या होगा, तो जब ये सिंगल सैंपल साइज है तो लाइक्लीहुड फंक्शन पीडीएफ के इक्वल है, ठीक है। तो अगर जो लाइक्लीहुड फंक्शन लिखते हैं वो पीडीएफ ही होगा, बिकॉज ऑफ सिंगल सैंपल साइज है ना। अगर सैंपल साइज 2 होता ज्वाइंट पीडीएफ, या n होता ज्वाइंट पीडीएफ, तो क्या होगा ये, सो लाइक्लीहुड फंक्शन पीडीएफ ही है। अब अगर हम बात करूं अंडर एच नॉट, सो लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर एच नॉट, सो पीडीएफ अंडर एच नॉट बात करेंगे, है ना। मैं ऐसे लिख देता हूँ, यस नोटेशन यूज कर रहा हूँ मैं। सो पीडीएफ अंडर एच नॉट क्या है, 1 व्हेन x बिटवीन 0 एंड 1, है ना, ये हो ना 1 बिटवीन, चलो इससे ही काम हो जाएगा। सो दिस इज 1 व्हेन x बिटवीन 0 एंड 1, लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर h1, ये जस्ट नोटेशन है, इसका मतलब हो गया पीडीएफ अंडर h1। तो h1 में क्या है, बीटा 2,1, बीटा 2,1 का पीडीएफ क्या होता है, 2x x बिटवीन 0 एंड 1, ठीक। नाउ अप्लाई नीमन पियर्सन लेमा। सो अभी क्या करेंगे, सिंपल वर्सेस सिंपल हाइपोथेसिस है, सिंपल वर्सेस सिंपल। सो नीमन पियर्सन लेमा सेज, सो लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर एच नॉट, लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर एच वन लेस देन 1, मतलब लेस देन के और सी। तो यहाँ पे कितना आएगा पहले ये चेक कर दो। तो यहाँ पे होगा ये, आप सोचोगे अच्छा 1/2x कर लेते हैं, चलो। सो 1/2x हो गया ना, अंडर एच नॉट अंडर एच वन लेस देन के, तो यहाँ से क्या बनेगा कि x मोर देन 1/2k, 1/2k का नाम c रख दो, तो मतलब ये x मोर देन c, इसका नाम c रख दिया, तो हमारा रिजेक्शन रीजन आ गया। सो रिजेक्शन रीजन आ गया, रिजेक्ट एच नॉट इफ x इज मोर देन c, ठीक है। चेक करना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बताना आप लोग, ओके है, x मोर देन c। अब ये c निकालने के लिए हमें यहाँ पे इन्होंने साइज दे दिया है, साइज ऑफ द टेस्ट। तो ये 0.10 साइज है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। तो व्हेन एच नॉट इज ट्रू मतलब x हैज यूनिफॉर्म 0-1 डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो यूनिफॉर्म 0-1 में c क्या होना चाहिए ताकि x मोर देन c 0.10 हो जाए। तो ये तो CDF हो गया ना, 1 माइनस CDF। तो समझ पा रहे, मतलब c/1 PDF है 1 dx, दिस इज 0.10, यहाँ से c निकाल पाओगे आप लोग, तो c कितना आ जाएगा 0.990, ठीक है। 1 क्योंकि यहाँ आ जाएगा ना 1 माइनस सी इज इक्वल टू 0.10, तो c 0.90 आ गया। सो दिस इज योर c, मतलब अब फिर से क्रिटिकल रीजन हो गया इंप्रूव होके, रिजेक्ट एच नॉट इफ x इज मोर देन 0.90, मोर देन इक्वल टू, इक्वलिटी लगाओगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो अब क्या पावर चाहिए, तो पावर चाहिए था हमें, है ना। पावर है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन h1 इज ट्रू, है ना। सो बहुत आसान क्वेश्चन था ये ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन h1 इज ट्रू। तो h1 में मुझे बीटा लेना पड़ेगा, सो बीटा फर्स्ट काइंड 2,1। अब बीटा का पीडीएफ क्या होता है, बीटा 2,1 का पीडीएफ 2x आ जाएगा। सो 2x को इंटीग्रेट कर लो, 0.90 से 1 में 2x को इंटीग्रेट कर लो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 0.90 टू 1, तो आ गया 1 माइनस, और ये 0.9 का स्क्वायर क्या होगा 81, तो आ गया 0.19, एंड दिस इज द आंसर। सही बताया उन्होंने, चेक कर लीजिए।
ओके। तो इस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मतलब जिन लोगों को भी सच में है ना, मतलब एग्जाम सच में निकालना है, मतलब सच में तैयारी कर रहे हो, तो यू सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चन फंसते हैं आप कलेक्ट करके रखो, पूछो क्लास में, ठीक है। तो मेनली है ना, मैंने कई बार कहा है कि आपके पास क्वेश्चंस नहीं है। ये सब क्वेश्चन क्या है, जैम एग्जाम होता है, गेट है, आईएसआई के 2 एग्जाम जैसे एम स्टैट्स के लिए अलग पेपर होता है, पीएचडी के लिए अलग होता है जिसका नाम जेआरएफ है एग्जाम का, ये आप देख सकते हो। सीएसआईआर नेट का अलग है। सो ये इसमें आपका यूनिट 4 मेनली यू कैन ट्राई, ठीक है। और भी जैसे आईएसएस है या जो भी और एग्जाम आप जानते हो, इवन आपके एग्जाम का आरबीआई का पीवाईक्यू आपके पास है, दैट यू कैन डू। यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस ऑफ आरबीआई सिलेबस, जो आरबीआई सिलेबस के ये सब क्वेश्चन सॉल्व करो, और जो भी डाउट है क्लास में डिस्कस करो, कोई भी टीचर क्लास ले रहा हो उनसे आप पूछो, है ना, ये है। ठीक है, तो आज ये स्टॉप, कल भी मेरी क्लास होगी, तो कल की भी क्लास डेली अभी मैं यही लूंगा, 9:30 to 11 PM रहेगी। और बेटर है आप लोग ये डिसाइड करके आओ क्या करना है, मतलब थ्योरी कराना है या फिर है ना क्वेश्चंस कराने हैं। तो क्वेश्चंस अगर आपके पास है डाउट्स तो यू कैन आस्क, नहीं तो फिर जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे करा दूंगा, या जैसे आप कहोगे वैसा होगा, ठीक है। सो अभी के लिए थैंक यू, कल मिलते हैं।